Hello friends, welcome to Mluk IAS. Friends, the prelim test series for 2022 is starting at Mluk IAS from 24th of October. Prelim test series में बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड एंड यूपीएससी पैटर्न. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो वो एक क्वालिटी के हों. अगर क्वालिटी बहुत ऊपर है तो आपके मार्क्स बहुत लो हो जाएंगे, क्वालिटी बहुत नीचे है तो भी रेलिवेंट नहीं है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट कि क्वालिटी शुड बी ऑफ अ यूपीएससी स्टैंडर्ड यूपीएससी पैटर्न. Similar pattern we are starting off with is prelim test series 2022 24th of October से, and it would be there in English and Hindi medium. English medium का अलग से बैच है, हिंदी मीडियम का अलग से बैच है. इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी जा रही है. आज वाले सेशन में मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बिकॉज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेक केयर ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करी जाए, जिस तरीके से पॉलिटी मुयसर लेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, मल्टीपल टीचर्स वुड बी टेकिंग अप. तो जो टीचर जिस फील्ड में स्पेशलाइज कर रहा है उसी फील्ड के क्वेश्चन का डिस्कशन का एक डेमो वीडियोस हम डाल रहे हैं, जस्ट टू नो कि किस तरीके से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे और हम उनकी डिस्कशन किस तरीके से लेंगे, अलॉन्ग विद कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन वुड बी अंडरटेकन डन फर्स्टली, एंड सेकेंडली अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर विल आल्सो बी गिवन, ताकि आपको समझ आ सके, बाद में भी रेफर कर सकते हैं. द टेस्ट सीरीज इज बोथ इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ हिस्ट्री along with GS prelims, mains also for 2021 and 2022. Mains test series starting for general studies and for optionals like history, sociology, political science, geography. इनकी test series भी हम start कर रहे हैं. Coming to the first question. The first question is with regard to the subsidiary alliance, which of the following statement is are correct? सब्सिडी अलायंस सिस्टम है जिसके बारे में पता है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है. उसके बारे में देखना कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द फर्स्ट, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सब्सिडी फोर्स was of the unemployment of the thousands of soldiers. Means when the subsidy forces were basically being established or implemented, that led to unemployment on a large scale of thousands of soldiers. First statement. Second, Hyderabad was the first state which was brought under Wellesley subsidy alliance system in 1798, and third is Lord Wellesley was the first to introduce the subsidy alliance system. These are the three statements that are given in this particular regard, जिसके बारे में आपको देखना है. Students will be given time कि आप बताओ जी क्या है, कैसे होगा, and after that I would be taking up line by line. For this, the immediate effect आपको पहले तो पता होना चाहिए subsidy alliance system है क्या. For example, this was a system that was set up by the Britisher in a way that a process was there under which the Indian states, they were losing their sovereignty with the passage of time. धीरे धीरे करके इंडियन स्टेट्स अपनी सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता लूज कर रही थी. किस तरीके से? जस्ट फॉर एग्जांपल, ये है अवध, यहां पे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स हैं, एंड कंसिडर दैट अवध इज अ वीक स्टेट. अवध एक कमजोर स्टेट है. इट कुड बी अटैक्ड फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर और फॉर एग्जांपल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड. तो इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, अवध इज कंपेरेटिवली अ वीक स्टेट. तो इसके चलते हुए क्या हुआ, जब पहले बार जस्ट फॉर एन एग्जांपल अवध के ऊपर अटैक हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अपने आप ही कुछ आर्मी भेज दी, यार ये लो हम पड़ोसी होते हुए आपकी हेल्प करेंगे. अवध वाला खुश हो गया, क्या बता यार ये तो बढ़िया बंदे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं. सेकेंड टाइम जब दोबारा अटैक हुआ, अवध वाला बस इससे सीइंग कि यार आप मेरे हेल्प दो. ब्रिटिशर बोलते हेल्प तो दे देंगे पर प्रोवाइड अ सर्टेन मनी. तो क्या हुआ, गिव अस सम मनी एंड वी वुड बी प्रोवाइडिंग द हेल्प. पहले अपने आप दे दिया, सेकंड स्टेप वाज हमें पैसा दो. थर्ड अगेन अटैक वाज बेसिकली बीइंग डन. तो वो व्हाट दे सेड दैट वी वुड बी, यार तुम बार बार पैसा सोल्जर मांगते रहते हो, वी वुड बी स्टेशनिंग अवर सोल्जर ओवर हियर ओनली. जब जरूरत होगी तो लड़ लेना, कोई चक्कर नहीं है. कहता यार ये भी सही है, एंड यू शुड बी पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर सोल्जर्स. Not only you should be paying, if you are unable to pay, then the next step was give us a certain piece of land and we would be collecting the land revenue from this particular place. And आपको land revenue इसकी भी pay करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही collect कर लेंगे. For example, their territory was expanded and British resident want to be put in that particular state. These states, they were basically losing their sovereignty, which means that we were unable to enter into international relations with others within the Indian states. Firstly,
Secondly, even with other than the British, there were French were there, other companies were there, they were not allowed to either employ these foreigners into their services or enter into an agreement with them. तो कहने का मतलब क्या कि you are totally losing your sovereignty. And when the British soldiers would be or their army would be in for example put in your place, so you have to disband certain of your army. तो पहला statement is therefore पहले बात तो you should be knowing what is subsidy alliance system. Second statement is comparatively correct in the regard that led to unemployment when the British soldier were there. अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर दे वर बेसिक इन द रिगार्ड कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगी, पहली बात. सेकंड थिंग व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट brought on वेल्सली अलायंस सिस्टम. यस, इनिशियली इट वाज अवध वाज द फर्स्ट स्टेट, पहले बार तो अवध था, लेकिन दैट वाज समवट ऑफ एन इनफॉर्मल टाइप ओनली. आफ्टर प्लासी बक्सर के बाद थोड़ा सा इनफॉर्मल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्सिडी अलायंस सिस्टम इनटू अ डायरेक्ट फॉर्मल सिस्टम in which different states were there, for example Hyderabad. Hyderabad was the first state in 1798 followed by Mysore. आपको ये पूरे का पूरा states के बारे में पता होना चाहिए. For example Hyderabad in 1798 was there, then Mysore 1799. So therefore you should be knowing different state जो next हुई थी under the subsidy alliance system. For example Tanjore was next at that particular point of time. For example 1799 Awadh 1801, and then very Peshwa 1802, Sindhias 1803 and 1803 Gaekwad also. तो इनके आपको पूरे का पूरा you should be knowing a particular chronological order ये किस तरीके से इनको अनेक्स किया गया था starting from these, ये आपको पता होना चाहिए. Therefore second statement is also third. Lord Wellesley was the first to introduce. This is wrong. This system of subsidy alliance system was already going on. Initially when you talk about this, it was introduced by Dupleix, who was the French governor. He introduced it. और बाद में, but what Wellesley did was he formalized that particular system. उस सिस्टम को फॉर्मल कर दिया. वेल्सले ने ड्यूप्लेक्स ने इंट्रोड्यूस किया, बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इसको धीरे धीरे अडेप्ट किया, एंड लेटर ऑन अ फॉर्मल प्लेसमेंट वाज बेसिकली डन इन द पर्टिकुलर रिगार्ड कि किस तरीके से उसने वेल्सले ने कर पाया, बट इट वाज नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. Therefore, according to the discussion, first and second statements are correct, the third statement is wrong. Therefore, C become the answer in this particular regard. I hope that everything should be clear in this particular. साथ ही साथ में आपको proper discussion के साथ साथ और भी explanation दिया हुआ है जो आपको as a model answer मिलता है, जो हमने समझाया अभी. Second, which of the following is are correctly matched? Select the correct statement that are basically given below in this particular regard. Land allotted to revenue farmers or rent collectors is Mahalwadi system. Land allotted to each peasant for their right to sublet mortgage sell is Raitwadi system. Revenue system made at the village level is Zamindari system. हमें देखना है इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इसके बारे में तीनों के तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको अभी बताऊंगा. Britishers were there. They introduced various systems of land revenue in India. The first, initially it was introduced in 1790 and later made permanent was in 1793 by Cornwallis, was basically the system of Zamindari system, also known as introduced in the regions of Bihar and Bengal and nearby regions, Odisha, बिहार आसपास के रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया. द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड वंस फॉर ऑल. लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जी, एक बार आखिर परमानेंटली लैंड रेवेन्यू रहेगा. द लास्ट 10 ईयर असेसमेंट वाज बेसिकली डन और 10 साल का सबसे हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू जितना होगा वो फिक्स किया गया, एंड दैट वाज मेड अ परमानेंट. इट वाज अ वेरी बोल्ड, वाइज एंड अ ब्रेव मेजर. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इसको ब्रिटिशर को बेनिफिट होगा. क्यों बेनिफिट होगा? बिकॉज आपको प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है कि आपने एक बार लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, यू डू नॉट नीड योर एम्प्लॉइज टाइम एंड अगेन. किसके लिए? क्या बताओ जी, लैंड रेवेन्यू ज्यादा करना है, कलेक्ट कम करना है.
The employees could be employed to certain other areas. It was expected that they would be getting certain people who would be dependent upon them. It was also expected that it would be benefiting the zamindars. Why? Because their share was there. The Britisher share was fixed, and another, if there is an increase in the production that is taking place, that has to be kept with the zamindar only. वहाँ पे भी है. It was thought that they would be investing into irrigation activities which would be leading to increase in the production. It was also thought that it would be benefiting the peasants also. When there would be increase in production, the certain level of prosperity would be shared by the zamindar with the peasant, by the landlord with the peasant. Therefore, it was thought that, but the system could not work well. Land revenue was fixed at a very high level rate, firstly. Secondly, under the sunset clause that was introduced, the Britishers, the zamindars, they lost their land. Sunset means, for example, if by the sunset of today, आज के सूर्यास्त छिपने तक अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं पे करोगे, if by the sunset of today or a particular date that has been fixed, you will not be paying the land revenue, then your land would be taken and given to someone else. Sunset clause. Many zamindar, they lost their land under this particular record. इसको क्या बोलते हैं? Permanent settlement. Next settlement that was introduced was basically the Roythwadi settlement that was introduced in southern part of the country. Rayat, the word Rayat basically means peasant. Here, there was certain share that was given to the zamindar, to the landlord who was collecting land revenue. And the land revenue was fixed as permanent. But in the Raythwadi settlement, they thought that why to give to the zamindar? Let us enter into an agreement with the peasant only directly. Uska share bhi hame paas hi aa jayega, jo zamindar ka hai. And secondly, they said that let us increase the land revenue after 30 to 40 years. Raythwadi settlement. Rayth means peasant. Directly entering into a settlement with a peasant. Martin Bird, 1820s, and then in Bombay region, nearby other regions were implemented. Third system, when the British they conquered the central part of the country. Under this system, the problem was there, hundreds of acres of land was lying vacant. Why? Because the land revenue was very high and the peasant was not in a position to pay the land revenue. Therefore, he left his village and went to other areas. कि हम तो यार अपना गांव छोड़ के चले जाते हैं. Whatever the third area, the system that was introduced is Mahalwadi settlement. Mahal means village. The land revenue was fixed, permanent land revenue was fixed for the village as a whole. कि पूरे का पूरा गांव का लैंड रेवेन्यू फिक्स है, एंड दैट वाज टू बी इंक्रीज्ड और चेंज्ड आफ्टर 30 to 40 years. Why this was changed was done because even if 2-3% they leave their village, other person have the responsibility to pay his land revenue. आप उसकी जमीन पे कल्टीवेशन करो और हमें लैंड रेवेन्यू पे करो. So these are the three settlements that was introduced majorly. One was permanent, second was Raythwadi, third was the Mahalwadi settlement. Mahal means a village, settlement of the village as a whole. Rayat basically means settlement directly with the peasant, and this under system certain share was given to the zamindar in that particular regard. इससे हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं. For question number 2 we would be discussing. Land allotted to revenue farmer rent collector is Mahalwadi. First is the wrong, that is revenue farmers directly to the peasant, it would be for the first is wrong. Second, the Mahalwadi system is basically with the village, तो ये भी गलत हो जाएगा. यहाँ पे सीधा हो जाएगा रेंट कलेक्टर वुड बी जमींदार. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. सेकंड, लैंड एलोकेटेड टू ईच पीजेंट विद अ राइट टू सबलेट मॉर्टगेज इज रायथवाड़ी सेटलमेंट दैट हैज बीन देयर इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड. बी बिकम द आंसर. तो यहाँ पे हमने किया इट वुड बी जमींदारी सेटलमेंट डायरेक्टली टू द रेवेन्यू फार्मर टू द रेंट कलेक्टर. कौन होगा? जमींदार. जमींदारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट. और यहाँ पे विलेज की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली महलवाड़ी सेटलमेंट हो गया. तो सेकंड स्टेटमेंट इस पीजन के साथ डायरेक्टली किया गया वुड बेसिकली विद द रायथवाड़ी सेटलमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सेम चीज आपको वहां पे उसके बाद एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगी. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement is are correct about the Ilbert Bill? It was introduced by William Bentinck. By it, Indian judge could try European subjects. A defendant in all cases would have the right to claim trial by jury
of which at least half of the member must be Europeans. Which of the following are basically the correct code that has been given below for question number 3. Coming back to this bill, coming to this Ilbert bill. This was a bill that was basically introduced by Lord Ripon. He wanted to end all the discrepancies that are prevailing in the judicial system. What was the bill that was introduced that was known as Ilbert Bill? Under this bill, there were European subjects that were there were Indian subjects that were there, or Indian judges were also there. If certainly, normally what was, it was basically in the criminal cases. Normally what was the case that was going on at this point of time was that if a European subject, a European person did something wrong, कुछ गलत करता है, he would be tried by a European only. सिर्फ उसको European ही try करेगा. This was thing that was earlier going on. Ilbert thought that he wanted to create equality. तो इसने क्या बोला? Even if a European commits certain crime, and Indian could sit on a judgment on him. अगर कोई यूरोपियन कुछ यहाँ पे क्राइम करता है तो उसको डिसाइड करने के लिए ये सही है या ये गलत है, इसके लिए एक इंडियन भी जज बैठ सकता है. दिस वॉज द बिल दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया, एजिटेशन हुए पूरे के पूरे ब्रिटेन में, यार ये गलत है. They, even to such an extent, they thought that equality नहीं दे सकते, because the British are basically concerned with white man's burden. अगर white man burden अपने आप को superior रख सकते हैं तो इंडियन कैसे जजमेंट पे बैठ सकता है? The problem was continuously going on. Agitation for people came out on the roads. They thought that इससे अच्छा कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे दो, make India independent but not bring this reform. It led to such an hue and cry in Britain that Britishers, they were basically made to make amendment into this bill. When the amendment was done, it was said that if a European subject has to be tried, it will be either by a European or by a combination of European Indian, where the European and Indian would be equal in number. अगर कुछ क्राइम कर दिया एक यूरोपियन ने, इसके ऊपर जजमेंट लेनी है, यूरोपियन भी हो सकता है अकेला और यूरोपियन इंडियन बोथ कुड बी देयर, बट दे वुड बी इक्वल नंबर. फॉर एग्जांपल, वन यूरोपियन जज एंड वन इंडियन जज वुड बी देयर. Two people would be sitting on a judgment. In that particular regard, if an Indian judge thinks that he is wrong, उसने गलती करी है तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इसने बोला कि गलती नहीं करी है, it would be his decision that would be final. If both are coming to a common conclusion, it is fine. If there is a diversity in the views, European judge says something else, Indian judge says something else, it would be the say of the European judge that would be there. That was what was amended that in that particular case. The amendment was basically being done. तो पहली statement गलत होगी हमारी. Second statement, but Indian judges could try European subject, बिल्कुल सही. A defendant in all the cases would have the right to claim trial by jury. At least half of the Indians of the members were European. This is also wrong in particular. This was an amendment that was introduced in that particular regard. It is not the bill that was there, it is regarding the bill. The statement is after the bill was amended and it became an act. Therefore, the third statement became wrong in the particular regard. For question number 3, it is C, that is the answer, in which only the second statement is correct. I hope it is clear to everyone. A complete description has been given. Defense Committee was association was basically being formed, which you can read. Question number 4. With reference to Indian history, consider the following: Sadler Commission, Hartog Committee, Sargent Plan, MacDonald Committee. Which of the above were associated with the education in India at that point of time? कौन से इसके लिए education में comparatively संबंध रखते थे? Firstly, Sadler is definitely concerned with education. 1918, 1919 के बाद 17 के आसपास सेटअप किया गया to look into consideration what is education. Hartog also concerned with education. 1929 पूरा comprehensive plan बनाया गया education. ये basically university education, ये पूरे का पूरा education के लिए देख रहा था. Sargent Plan 1944 के लिए ये भी education का था. A comprehensive plan for the first time what was basically to be discussed at a national perspective toward the education. That was basically to be discussed over here. MacDonald, it is basically concerned with famine, not with education, set up by Lord Curzon.
and gave the recommendations, पता होना चाहिए मैकडोनल्ड, very important recommendation that there has to be a famine commissioner that has to be set up. इससे पहले famine commissioner नहीं था. Indian were to take care of themselves. अगर famine आ जाता, यहाँ पे famine commissioner होना चाहिए. Money could be given in loans and advances to the peasants also. And for the first time the word moral responsibility also came into existence कि यार morally हमारे लिए गलत हो जाएगा अगर हम इंडियंस को सपोर्ट नहीं करेंगे. Therefore it comparatively becomes important that 1, 2 and 3 are correct. They were basically concerned with education. And fourth is McDonald. पता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किसके लिए था, फेमेन कमीशन के लिए, कर्जन के टाइम में सेटअप किया गया. कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन सेटल कमीशन 1914, उसके बाद देखा गया 1917 बाद में हुआ, हार्टॉग 1929, सर्जन 1944, मैकडोनल्ड कमीशन वाज देयर. आपको पूरे का पूरा पता होना चाहिए. क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट? फर्स्टली, द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द नेक्स्ट इमीडिएट गोल, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, a clear-cut division of power between the center and the provinces, that has to be there. Question number 5, very important. Nehru report, it was basically in 1928. पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताते हैं. In 1927 Simon Commission was to be set up. It was an all white Simon Commission that was criticized by the Indians कि यार ये क्या बात हुई, we are looking for much more, और आप एक कमीशन सेटअप कर रहे हो. साइमन कमीशन was set up because 1919 के बाद a decision was in 1919 decision was taken after 10 years another commission would be set up, but there was to be change in the government that was to taking place. तो उन्होंने सोचा कि न्यू गवर्नमेंट विल बी कंपेरेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड. द कंजर्वेटिव पार्टी दे थॉट दैट लेट अस सेट अप द कमीशन अवर सेल्फ. तो 2 साल पहले ही सेटअप कर दिया. इट वाज एन ऑल वाइट साइमन कमीशन दैट वाज देयर, दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस. व्हेन आस्क्ड कि आपने किसी इंडियन को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, व्हाई नो नन ऑफ द इंडियंस हैव बीन इन्वॉल्वड, दे सेड दैट लॉर्ड बिर्किनहेड ही गिव द चैलेंज टू द इंडियंस कि Indians are unable to come to a conclusion, come to a single constitution, and challenge the Indians. If all the parties they form a constitution and that constitution is acceptable to all the parties, हम भी उसको मान लेंगे, हम अपना constitution बनाते हैं. साइमन कमीशन जो रिकमेंड देगा, अगर आपको लगता है कि you can be in a position to formulate a constitution that is acceptable to all the parties, और हम उसको मान लेंगे. उसके लॉर्ड बिर्किनहेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के चैलेंज के चलते हुए ही a committee was set up. तो उसके नेहरू रिपोर्ट बनाएगी 1928 में. A decision that was taken up in 1927 for the first time resolution of independence was passed in 1927. Second time it was passed in 1929. बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 1929 पे पहले बार हुआ था. नहीं, 1927 में पहले बार as a response to the Simon Commission we passed an independence resolution for the first time. 1928 में they said that Nehru report, what it said, dominion status. So first statement comparatively becomes wrong. It is not independence, dominion status was to next immediate step. जब dominion status बनाया, that was taking a step backward. Therefore Jawaharlal Nehru, यहाँ पे है मोतीलाल नेहरू, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they got angry with the Congress. भाई ये क्या बात हुई यार, हमने 1927 में इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया, you are taking a step backward. When discussion with the Congress was going on, Congress said that our immediate goal would be dominion status. They said that fine, totally we agree with you. Dominion status has to be immediate goal. They said that if you are going for a dominion status, ask the Britisher to give dominion status in 2 years. And later on the time 2 years was reduced to 1 year. कहने का मतलब क्या हुआ, अगर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर को बोलो कि 2 साल में डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म गोल रख ले, और बाद में 2 साल का कम करके क्या बोलते, 1 साल कर दो, 2 साल भी मत करो. एंड देयरफॉर जवाहरलाल नेहरू and Bose, they formed a Indian Independence League to put forward their cause.
कि अगर एक साल में, पहले 2 साल का, बाद में कम करके 1 साल टाइम कर दिया, अगर 1 साल में टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने दे डू नॉट गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, देन कांग्रेस वुड बी सपोर्टिंग आवर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड पासिंग अ रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस अगेन. That was done in 1929. तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी. Autonomy was given to the provinces. The second, yes, in 1929, the Nehru report says the autonomy was to be given to the provinces. A clear-cut division of yes, the power was to be given between the center and the provinces. Therefore, B become the answer for question number 5. Very simple. पता होना चाहिए background या क्या development हुई comprehensively आपको पता होना चाहिए. Full responsible government, dominion status, autonomy, clear-cut division of power, a bicameral legislature, etc. was to be given. Question 6 from ancient history. Consider the following statement and we have to see which of the following statement are incorrect. कौन सी गलत है? Mahayana interpreted the Buddha's teaching literally and strictly, emphasizing on the strict personal meditation and monastic path to enlightenment. Hinayan interpreted Buddha's teaching logically and liberally, trying to understand the true meaning of Buddha's teaching. कौन सी statement comparatively गलत है, हमें पता होना चाहिए. पहली, Buddhism. In Buddhism, there are different branches that are there. There was also division that took place in Buddhism also. For example, there are 4 different councils that are there. The first council was held just after the death of Buddha. तो वहाँ पे 2 literature compile करे गए. Second council was held 100 years after the death of Buddha, जहाँ पे बुद्धिज्म 2 branches में convert हो गया, divide हो गया, Sthavaravadan and Theravadin. Just what I am saying is, in the second Buddhist council, तो क्या हुआ? 2, Sthavaravadan and Theravadins. इनको elders भी बोला जाता है. They were basically more conservative people. Sthavaravaddins were a branch that was comparatively liberal. Third Buddhist council was held at the time of Ashok. Fourth Buddhist council was held at the time of Kanishka, where the final division of Buddhism took place into 2 branches, that is Hinayan and Mahayana. They basically later on formed Hinayan, and they basically formed Mahayana. या जिसको महासंघिकास भी बोला जाता है. 2 branches. Hin, Maha means big, Yan means vehicle. Hin means small, Yan means vehicle. A smaller vehicle, a lesser vehicle, or a larger vehicle. What is the meaning of this concept? A smaller vehicle, Hinayan or Mahayana? Just for an example. For example, a person starts from here and reaches the path of salvation at this point of time and crosses this area and attains moksha. यहाँ से चला, यहाँ तक मेडिटेशन किया और अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया, अपने अकेला, किसी और को हेल्प नहीं करी, खुद के लिए काम किया और मोक्ष प्राप्त कर लिया. दिस इज कॉल्ड अ हिनयान. अ लेसर व्हीकल, यहाँ पे खुद के लिए ही काम करना है और खुद ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. महायान मीन्स बिगर व्हीकल, अ व्हीकल दैट कैन हैव मोर नंबर ऑफ पीपल. यहां से चले, यहां तक पहुंचे और रुक गए. एंड नाउ दिस पर्सन स्टार्ट्स हेल्पिंग अदर पर्सन टू अटेन मोक्ष. इसमें से कुछ बंदे तो अपना मोक्ष प्राप्त कर लेते थे. सर्टेन पीपल स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल सो दैट अदर्स कैन अटेन मोक्ष. This is called Mahayana. Bigger people. One person has been enlightened. For example, मैं enlightened हो चुका हूँ, मैं तो मोक्ष कभी भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना मोक्ष के थोड़ा सा नीचे रुक जाऊंगा और दूसरों की हेल्प करने लग जाऊंगा. भाई आप मोक्ष प्राप्त कर लो, मैं तो कभी भी कर लूंगा. This person who stops his own मोक्ष, एनलाइटमेंट के बाद भी अपना मोक्ष के लिए रुक जाएगा ताकि दूसरों की हेल्प कर सके, इसको बोलते हैं बोधिसत्व. बोधिसत्व कंसेप्ट. तो ये बोधिसत्व का कंसेप्ट दूसरों की हेल्प करना है
दिस वॉज देयर ऑलवेज इन महायान, इट कैन नेवर बी देयर इन हीनयान। तो यहाँ पे करते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। स्ट्रिक्टली हीनयान वालों ने किया था, लिबरली कंपैरेटिवली महायान वालों ने किया था। इट हैज बीन ऑपोजिट दैट हैज बीन गिवन। देयरफॉर आपको समझ आ गया कि दोनों स्टेटमेंट कंपैरेटिवली उल्टी दी हुई है। सी बिकम द आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। हीनयान, महायान, महासंगिकास, थेरावादिन, स्थवरावादिन्स अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। चारों की चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पता होना चाहिए। हु वाज अ प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए। किंग उस टाइम पे कौन था और कहां पे हुआ था, ये पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली पता होना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, with reference to Indian history, consider the following statement regarding Satavahanas. They ruled over parts of Andhra, Maharashtra, Karnataka and Madhya Pradesh. Naneghat inscription refers to the tax exemption given to the land granted to the Buddhist monks during that particular period. The coins issued by Yajna Shri Satkarni had a ship motif indicating the importance of the overseas trade that was done during this period. Question number 7. सतवाहनास, बेसिकली जब मौर्यास का एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो नॉर्थ इंडिया में डायनेस्टीज आ गई एंड दे स्टार्टेड कंटिन्यूइंग टू रूल ओवर देयर। एंड उसके बाद इंडो ग्रीक्स, शक्स, कुशानास एक्सेट्रा दी कमी। बट इन द डेक्कन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऐसी यूनिफिकेशन के लिए देयर वाज अ गैप ऑफ 100 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मौर्यस के डिक्लाइन हुए, उसके 100 साल के बाद अगर कुछ यूनिटी देखने को मिलती है सतवाहना डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में, दो रूल्ड इन डेक्कन रीजन, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये 100 साल के बाद जो डायनेस्टी वहां पे एस्टेब्लिश करी वो सतवाहना डायनेस्टी थी। नानेघाट इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, दे वर द फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर द फर्स्ट वन टू गिव लैंड ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स। लैंड ग्रांट कि चलो ठीक है जी, यहां पे ध्यान रखो, इट इज अ लैंड ग्रांट गिवन फॉर रिलीजियस पर्पसेस। आप कोई फंक्शन पर, आप कुछ रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हो, आपको उसके बदले में पैसा नहीं, लैंड दे दी कि लैंड जमीन आपके नाम के ऊपर कर दी है, यहां से जो टैक्सेस आ रहा है उसके आप अपना काम चलाओगे। दे वर द फर्स्ट वन टू गिव लैंड ग्रांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट द लैंड ग्रांट्स वर गिवन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल्स एंड नॉट फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग। The coins that were there, they were basically having a ship motif. शिप की वहां पे इमेज टाइप से बनी होती थी, जिसका मतलब क्या था, दीज वर द पीपल हु आर बेसिकली इंगेज्ड इन अ ट्रेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 की सही है, therefore D become the answer in that particular regard। सतवाहना डायनेस्टी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 8, consider the following statement about the Poona Pact. The pact did away with the provision of separate electorate for the depressed classes. The Poona Pact was rejected by the British government as an amendment to the Communal Award. Which of the following statement are particularly true for question number 8? Poona Pact, 1932. और पहले Communal Award. Ramsay MacDonald was a person. He introduced separate electorates for the depressed classes के लिए separate electorate. And this was a problem that was there. देखो, depressed separate electorate पहले Muslims को मिल चुके थे, other communities had also got. But these are the communities which are separate, for different from the Hindus. तो कोई problem नहीं है, acceptable हो गया था. For example, Congress accepted the separate electorate for the Muslims in 1916 when the Lucknow session was basically being held. At that point of time, Lucknow Pact was done. Secondly, now they were giving separate electorate within the Hindu community to the depressed classes कि आपको separate दे देते हैं जी। At the provincial level क्या बोला कि 71 सीट्स पे separate electorate दे देते हैं। Congress was perplexed, puzzled कि आप क्या करें। The Congress understood one thing very clearly कि यार इनको representation देना जरूरी है, पर Congress was not in support of this separate electorate because they thought that if a separate electorate was given to a class within the Hindu class system, तो उनको uplift करना फिर comparatively मुश्किल हो जाएगा। Therefore, they said that we do not want to give separate electorate. What you can give is a reservation.
उनकी सीट्स ये इतनी दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट में ओनली दीज पीपल वुड बी वोटिंग, रिजर्वेशन में सब लोग वोट करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या बोला, इसके चेन में पूना पैक्ट साइन किया, बी आर अंबेडकर एंड अदर पीपल, दे मेड गुड एफर्ट एंड अ पूना पैक्ट वाज बेसिकली बीइंग साइंड इन 1932। अंडर दैट in 71 seats were increased to 147 प्रोविंसेस पे। ये क्या बोल रहा था कॉमनवेल्थ की 71 सीट देते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं आपको ज्यादा दे देते हैं, लेकिन सेपरेट नहीं, रिजर्व कर रहे हैं। 71 की जगह पे बढ़ा के 147 कर दिया। पहला, नॉट ओनली दिस, ये प्रोविंसेस पे किया, सेंट्रल लेवल के ऊपर कॉमनवेल्थ ने 0% रिजर्वेशन दिया था, इन्होंने क्या बोला आपको 18% रिजर्वेशन देते हैं। दैट वाज देयरफॉर and that was accepted by the Britisher later on also. For question number 8, it is A that is the answer. Britisher ने इसको reject नहीं किया था, accept कर लिया था, to accepted. The first statement is correct. Therefore, it is for question number 8, that is A that becomes the answer. 71 से बढ़ा के आपको 147 कर दिया और 18% आपको सेंट्रल लेवल पे भी कंपेरेटिवली दे दी। सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, चहलगानी वॉज ब्रोक अप बाई, किसने खत्म किया था? इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। चहलगानी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन। चहलगानी है क्या? एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, इसने इंट्रोड्यूस किया था चहलगानी। चहलगानी मीन्स अ ग्रुप ऑफ 40, चहल मीन 40, 40। There would be group of 40 people who would be playing a very important role in the administration of a particular region, और पूरे का region का। Number is not fixed, it could be 10, it could be 20, maximum it could go up to 40। तो इस सिस्टम किसने शुरू किया था? So that इल्तुतमिश ने, so that you could have a class of people who was totally dependent upon you। तो शुरू इसने किया था। क्वेश्चन है, who was broke up? बलबन को लगा ये गड़बड़ है यार, बलबन ने ब्रोक कर दिया। Balban was also one of the member of Chahalgani and he understood very clearly कि Chahalgani में क्या क्या problems है। Therefore, when he became the king, he was very much concerned about Chahalgani and इसको खत्म करना ताकि he could have another class of people जिसकी पूरे का पूरा आपके ऊपर ही dependent हो। तो चहलगनी तोड़ा किसने? बलबन ने। और शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्ताज में जब डिवाइड कर दिया था अपने के पूरे रीजन को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करने के लिए, चहलगनी दैट वाज देयर। सी बिकम द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is our correct regarding अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी? शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अष्ट मीन्स 8 इंपॉर्टेंट पीपल दे वर देयर। Mazumdar is accountant, Chitnis in charge of record, Sir in Naubat is chief of the armed forces. Which of the following are correct in that particular regard? Asht Pradhan was there. Mazumdar is accountant, Chitnis. It basically means royal correspondent. Chitnis क्या होता है? Royal correspondence. In charge of the record is वाक्यानवीस, मंत्रिन भी बोला जाता है इसको। Sir and Naubat is in charge of the armed forces, that is comparatively right. The first and third are correct, A become the answer in this particular regard, but it is equally important that you should be knowing the 8 और the अष्ट प्रधान आपको पूरे का पूरा आपको पता होना चाहिए। पेशवा मुखिया प्रधान is the prime minister, they were there. Sir and Naubat means chief of the armed forces. मुजम्मदार और अमात्या means finance, रेवेन्यू और अकाउंट्स की बात है। सचिव सुन्नवेस चिटनिस इज रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। दाबिर और सुमंत इज फॉरेन अफेयर्स और रॉयल सेरेमनीज के लिए। मंत्री वकनविस या वकिन्स इज इन चार्ज ऑफ द रिकॉर्ड्स, इंटेलिजेंस एंड अदर थिंग्स। न्यायाधीश पंडित राव बेसिकली जुडिशियल रिलीजियस अफेयर के कंटेक्स्ट में पूरे का पूरा देखेगा। इट इज बेसिकली आपको अष्ट प्रधान के बारे में पूरे का पूरा आपको कंपैरेटिवली पता होना चाहिए। इट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आपके
क्वेश्चंस की डिस्कशन लेंगे। इट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव। इस तरीके से हो जाएगा कि आपके पूरे का पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है, उसके आसपास वाला एरिया ये पूरे का पूरा आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर कवरिंग द थिंग्स इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव मैनर। और जैसे ही आप कॉम्प्रहेंसिव मैनर से क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, आपके यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का स्कोर करने के चांस कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। Therefore, I always say it is important to solve a standard question. जैसे ही आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो दैट इज कंपैरेटिवली ऑन राइट ट्रैक। Therefore, that you are joined for this test series for prelim that is starting from 24th of October, और मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज जीएस एंड ऑप्शनल दोनों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं 24 अक्टूबर से ही। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जीएस की इस तरीके से प्लान करी गई है सो दैट आपका सिलेबस साइमल्टेनियसली ही चले। इधर प्री का हो रहा है, सेम चीज का आपका मेंस का भी टेस्ट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मेंस एस्पेक्ट, तो आपका टेस्ट सीरीज है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज ऑफ अ वीडियो वैल्यूएशन। आपके पूरे के पूरे आंसर का वीडियो बनाया जाएगा, ऑडियो होगा, जैसे जैसे चेक कर रहे हैं पता लगेगा आपकी क्या गलती है, एंड अ पर्सनल मेंटर विल आल्सो बी गिवन। So friends, it's a very very comprehensive course that definitely you should be joining and referring to your friends also. So friends, do join Muluka IAS for the test series that is starting from 24th of October for prelims and for the mains. इस तरीके से आपके और भी दूसरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अपना डिस्कशन लेंगे, डेफिनेटली आपको सब अच्छा लगेगा। एंड दे आर रियली वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस्ड। कम से कम हर टीचर ने 2 बार इंटरव्यू दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।